नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के बारे में लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से बातचीत होती रहनी चाहिए। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्र निर्माण और सिनेमा के संबंधों के बारे में। क्या सिनेमा ने हमारे देश के निर्माण में कोई भूमिका निभाई है, कोई सकारात्मक भूमिका निभाई है? अगर ऐसे कहें तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है या आज़ादी के पहले से भी जब से देश में सिनेमा आया है, तब से सिनेमा ने देश की जनता को क्या सिर्फ मनोरंजन देने का काम किया? हालाँकि हम तो बार-बार ये बात कहते हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, लेकिन सिनेमा ने किस तरह से उस मनोरंजन की अपनी जो एक भूमिका थी या लोगों में जो मनोरंजन की एक भूख थी सिनेमा के ज़रिए जो उनको मिल रहा था मनोरंजन का स्वाद, उसके इतर जाकर के या उस मनोरंजन की आड़ में या उस मनोरंजन मनोरंजन के कलेवर में कैसे सिनेमा ने क्या समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कोई ऐसी भूमिका निभाई है, जिसको हम मोटे तौर पर नेशन बिल्डिंग का काम कहते हैं, जो आमतौर पर ऐसा समझा जाता है कि कोई पॉलिटिकल काम है या कोई बहुत इकोनॉमी का, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का इस तरह का काम है जिसमें नेताओं की मुख्य भूमिका होती है या और कल्चरल स्ट्रीम्स की भूमिका हम मानते हैं कि सांस्कृतिक तौर पर विकास में देश के उसमें जो और संस्थाओं की भूमिका होती है, क्या सिनेमा उसी तरह की भूमिका कुछ निभाता रहा है? इसी पर आज हम बात करेंगे और इसी विषय पर हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्र निर्माण जो है उसको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं और उसमें क्या-क्या चीज़ें ऐसी रही हैं, जिनको सिनेमा ने अपनी कहानियों का विषय बनाया है और कैसे वो विषय और प्रस्तुतिकरण दोनों बदलते गए हैं समय के साथ-साथ, क्योंकि आज़ादी के 75 साल से ऊपर हो चुके हैं जैसा कि हम जानते हैं और सिनेमा को भी सिनेमा की यात्रा को भी 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो ऐसे में सिनेमा का और राष्ट्र निर्माण का क्या संबंध रहा है? क्या सिनेमा की भूमिका रही है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत में कुछ बहुत विद्वान लोग शामिल हैं जो सिनेमा के बारे में लगातार गंभीरता से लिखते, पढ़ते, बोलते, सुनते, समझते रहते हैं और लोगों को अपनी राय से वाकिफ़ करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, फ़िल्म पत्रकार अजय ब्रह्मात्मज जी हैं, जो कि इस वक़्त देश से बाहर हैं, हेलसिंकी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जबरीमल पारख साहब हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर अध्येता हैं, हमेशा की तरह आज भी हमारी चर्चा में शामिल हैं। कई सारी किताबें लिख चुके हैं, दशकों से हिंदी सिनेमा के बारे में लगातार लिख रहे हैं, लोगों के बीच अपनी जानकारी रख रहे हैं, अपने अपने अनुभवों से लोगों की सिनेमा की समझ को संवर्धित करने का प्रयास कर रहे हैं। संजीत नार्वेकर जी हैं, वो भी बहुत वरिष्ठ विश्लेषक हैं सिनेमा के, सिनेमा से डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर के तौर पर भी जुड़े हैं, पत्रकार के तौर पर भी जुड़े रहे हैं, लेखक के तौर पर भी जुड़े रहे हैं। कुछ बहुत अच्छी किताबें सिनेमा के बारे में, सिनेमा के इतिहास के बारे में उन्होंने लिखी हैं। व्यक्तियों के बारे में दिलीप कुमार के बारे में लिखी उनकी किताब जो है बहुत चर्चित रही है। शांताराम जी पर उनका बहुत अच्छा काम है। हमारे साथ स्वेच्छा भगत जी हैं, जो कि हिंदी सिनेमा से जुड़ी हैं, प्रशिक्षित हैं पटकथा के क काम में और लोगों को लिखना सिखाती भी हैं, स्वयं लेखन लेखन के काम से भी जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ शीबा असलम फहमी साहिबा हैं, जो कि टिप्पणीकार हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक मसलों पर, सिनेमा पर लगातार हमारी चर्चाओं में शामिल होती हैं। किंतु परंतु नाम का एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं। अजय जी भी एक चैनल चलाते हैं जो सिनेमा से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है सिनेमा हॉल। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। अजय जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूँ। आप फिलहाल देश के बाहर हैं और देश के बाहर रहते हुए आदमी को अक्सर देश की याद बहुत आती है। ऐसा आम तौर पर एक भावना यहाँ प्रचलित है। तो मैं चूँकि अब हम लोग कहना चाहिए कि इस वक़्त जो माहौल है, यानी 15 अगस्त नज़दीक आ रहा है और आम तौर पर 15 अगस्त के आस-पास जो है वो सब जगह देशभक्ति की भावना बहुत प्रबल होने लगती है और मीडिया में उसको और तरह-तरह से उभारने के प्रयास भी होते हैं। हम जो आज चर्चा कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण का जो एक मुद्दा है, जो कि बहुत गंभीर विषय है, उसमें सिनेमा ने एक उपकरण के नाते, एक संस्था के नाते, एक मनोरंजन के माध्यम के नाते कैसी भूमिका निभाई है? आप किस तरह का राष्ट्र निर्माण देखते हैं? किस तरह की आप सिनेमा की भूमिका देखते हैं? संक्षेप में इसके बारे में अगर आप हमें बताएँ, तो आप अपनी राय रखें। जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को अजय जी। जी, आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि मैंने अमिताभ को भी बताया था कि हमारे समकालीन एक
सीनियर फोटोग्राफर जो अब फोटोग्राफी नहीं कर रहे थे, जो प्रेस फोटोग्राफर होते हैं, फ्रीलांसर प्रदीप बांदेकर जी का निधन हुआ है। मैं उन्हें सबसे पहले श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और उनके बारे में ये कहूँगा कि बहुत ही खुले दिल के, उत्साही, नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने वाले और सभी पत्रकारों के प्रिय, कलाकारों के प्रिय फ़ोटोग्राफ़र रहे और पेपराज़ी के दौर के पहले के फ़ोटोग्राफ़र जो 8-10 थे, उनमें से एक थे वे। तो आज उनको याद कर रहा हूँ मैं। बाकी अब हम अपने विषय पे आते हैं। राष्ट्र निर्माण में सिनेमा की वास्तव में क्या भूमिका रही या कोई भूमिका रही भी है। तो मैं शुरू से ये मानता रहा हूँ और अध्ययन भी यही बताता है कि सिनेमा ने आज़ादी के पहले से, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब के समय से राष्ट्र की भावनाओं को लेकर, राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर फ़िल्मों का निर्माण किया, निर्देशन किया। पॉपुलर कल्चर में पॉपुलर कल्चर के माध्यम से उसको जन-जन तक पहुँचाया। कौन उस गीत को भूल सकता है कि दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, किस्मत फ़िल्म का वो गाना और जो कि बहुत ही प्रछन्न तरीके से राष्ट्रवाद की बातें कर रहा था। हालाँकि अंग्रेज़ों को धोखा देने के लिए उसमें बताया गया था कि वो हम जो उस समय की ताकतें हैं, नाज़ी ताकतें हैं, उनके खिलाफ ये गाना बना हुआ है। उसके अलावा उस ज़माने में जो भी फ़िल्में बन रही थी, ऐतिहासिक फ़िल्में बन रही थी, उनमें जिन ऐतिहासिक नायकों को लिया जा रहा था, चाहे वो मुगल पीरियड की कहानियाँ हों या राजस्थान के राजाओं की कहानियाँ हों या आज़ादी से जुड़े लोगों की, गांधी जी के प्रतीकात्मक चरित्रों को जब फ़िल्मों में लिया जा रहा था, ये सब कुछ हो रहा था। उसके बाद से भी हम देखते हैं कि देश को आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद से पूरा नेहरू का काल जो है, नेहरू का काल राष्ट्र निर्माण का काल है और उस समय उनके सिद्धांतों से, उनकी भावनाओं से प्रेरित होकर के हिंदी फ़िल्मों का निर्माण और अ, प्रस्तुति हुई, जिसमें बहुत सारी फ़िल्में आई हैं, जिसमें राष्ट्रीय एकता की बातें हुई, जो विषमता भारतीय समाज में है, उसको दूर करने की बात हुई। एक समाजवादी राष्ट्र की तरफ हम बढ़ रहे थे, उसमें जो भी भेदभाव, जो भी पुरानी कह लें कुप्रथाएँ देश में आ चुकी थी, चल रही थी, उन सब के खिलाफ ये फ़िल्में बनी और मैं तो शुरू से और जब पाठक साहब ने ही उस किताब का अनुवाद किया है, हिंदुस्तानी संगीत का, तो उनके लेखक ने मैं लेखक का नाम अभी भूल रहा हूँ अचानक से। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी अशरफ कि अजीज। हिंदी अशरफ अजीज। जी, अशरफ हाँ, अशरफ अजीज। अजीज़ अशरफ साहब ने अजीज। जी। अशरफ अजीज़ साहब ने बहुत सार्थक तरीके से वहाँ ये बात रखी है कि ये हिंदी सिनेमा ही है, जिसने इस देश को सेकुलर बना के रखा हुआ है, इस देश को जोड़ के रखा हुआ है। और अभी हाल में 3 दिन पहले मैंने अमीन सयानी का एक पुराना वीडियो सुना, जहाँ वे बता रहे थे कि ये हिंदुस्तानी फ़िल्मी गीत हैं जिसने इस देश को जोड़ के रखा हुआ है। उस वीडियो को मैं जल्दी ही शेयर करूँगा आप सभी से। उस वीडियो को सुनते हुए मैं बहुत ही प्रभावित हुआ कि जिस तरीके से वे फ़िल्मी गीतों से राष्ट्रीय एकता को जोड़ते हैं और वहाँ अपनी बातें रख रहे हैं। तो पॉपुलर कल्चर की फ़िल्मों की इस भूमिका से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। ये सब कुछ जो बिगड़ा हुआ है या इस पर जो आशंकाएँ हो रही हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, वो पिछले 10-12 सालों में हुए हैं। जहाँ पे ये सारी बातें की गई हैं कि हिंदी फ़िल्में विदेशों से प्रेरित हैं, हिंदी फ़िल्मों में ये उर्दू फ़िल्में हैं, ये उर्दू टकीज़ है, ये पाकिस्तान का पैसा लगा हुआ है, दुबई का पैसा लगा हुआ है, ये हिंदुओं के खिलाफ है, ये मंदिरों के खिलाफ है, ये सारी बातें हो रही हैं। जबकि हिंदी सिनेमा ने शुरू से जो हमारे हिंदू समाज में कथित हिंदू समाज की जो उम, बुराइयाँ हैं, उसको भी बताया
जो हमारी रूढ़ियाँ हैं, उसके खिलाफ भी फ़िल्में बनाई। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज में भी जो कमियाँ हैं, उनको भी ज़ाहिर किया। ऐसा नहीं है जी, कि उन्होंने उसको हाइलाइट किया, हमेशा उसको आगे बढ़ाने की बात कही है। तो ये जी, अभी भ्रम पैदा किया जा रहा है, अभी ये विभ्रम बहुत तेज़ी से फैलाया जा रहा है और अभी जिस तरीके की फ़िल्में आई हैं, ख़ास करके भाजपा की सिद्धांतों से प्रेरित होकर जो बाँटने की बात करती हैं, जो देश के विभाजन की बात करती हैं, उन फ़िल्मों से सावधान होके हमें अपने इतिहास को उकेरने की, इतिहास को रेखांकित करने की ज़रूरत है। हिंदी फ़िल्मों के योगदान को बताने की ज़रूरत है और यहाँ विदेश में बैठे हुए जब मैं यहाँ के लोगों से मिलता हूँ, फ़िल्मों की बात करता हूँ या उनकी फ़िल्मों के उनके समाज के बारे में जानना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि फ़िनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है, पिछले 7 सालों से और मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों ये खुशहाल देश है। तो ये सबसे बड़ी एक तो राष्ट्रीय भावना है यहाँ पे, हालाँकि ये भी राष्ट्र अभी का जो नेतृत्व है यहाँ का, वो भी दक्षिणपंथी है। लेकिन 52 में रूस से मुक्त होने के बाद से, रूस के प्रभाव से फ्री होने के बाद से, फ़िनलैंड ने जिस तरीके से टेक्निकली विकास किया है, आप लोग जानते होंगे नोकिया फ़ोन यहीं से था और बाकी चीज़ें भी बहुत सारी टेक्नि नोकिया के ज़रिए ये टेलीकॉम मीडिया में आज भी दुनिया में राज कर रहे हैं, फ़िनलैंड के लोग। और यहाँ जी, जिस तरीके की खुशहाली है, जो कैफ़े में दिखाई पड़ती है, जो सड़क पे चलते हुए दिखाई पड़ती है, जो दूसरों के प्रति एक समभाव, दूसरों की इज़्ज़त, दूसरों के भावनाओं का ख़्याल, कोई ऊँचा नहीं बोलता, कोई सवाल नहीं करता। कोई आप पे किसी की भ्रिकुटी तनी हुई नहीं है, किसी के चेहरे पे तनाव नहीं दिखता है। सब लोग खुशहाल नज़र आते ही नहीं हैं, वे हैं भी। तो ये सारी बातें समझने की ज़रूरत है। विदेशों से घूमने के बाद ये जी, सारे अनुभव तो होते ही हैं। आप जी, जी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और आपने फ़िनलैंड का जो ज़िक्र किया उससे यकीनन हम सब और हमारे दर्शक भी लाभान्वित होंगे कि हाँ, ये एक समाज ऐसा भी है जहाँ जिसने तकनीकी तौर पर भी तरक्की की है और वो जो एक जिसको हम मानविकी कहते हैं और उसमें भी वो आगे बढ़ रहा है लगातार। लोग खुशहाल हैं ही नहीं, दिखते ही नहीं है बल्कि हैं भी वास्तविक में। मैं सुरेक्षा जी आपके पास आता हूँ। जो बात अजय जी ने जिन बिंदुओं का ज़िक्र किया शुरुआती तौर पर अपनी प्रस्तावना में, राष्ट्र निर्माण जब आज़ादी के बाद की बात हो रही थी, जैसे उन्होंने एक गाने का ज़िक्र किया कि दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, किस्मत फ़िल्म का गाना 1943 की अशोक कुमार की फ़िल्म थी, जहाँ से उनका एक तरीके से सुपर स्टारडम जिसको हम कह सकते हैं, वो 3 साल से ज़्यादा चली थी वो फ़िल्म। तो वो जो एक भावना थी, आप वो कौन-कौन से इश्यूज़ देखती हैं और क्या-क्या आपको लगता है कि वो हाइलाइटर्स रहे हिंदी सिनेमा में? जैसे मान लीजिए आप अजय जी ने बात करी है हिंदू-मुस्लिम का ज़िक्र भी उन्होंने छेड़ दिया। तो मेरा ख़्याल में जब आज़ाद हम हुए तो उसके बाद चूँकि आज़ादी हमारी बँटवारे के साथ आई थी, तो बँटवारे का जो एक ज़ख्म था, जो एक किस्म से कड़वाहट थी, बहुत बड़ी एक कहना चाहिए विपदा थी पूरे हिंद भारतीय उपमहाद्वीप में और वो उसका असर जो समाज पर पड़ा, राजनीति पर पड़ा, वो आज तक हम उसको देख रहे हैं। वो जो शुरुआत वहाँ से हुई थी, आप वहाँ से कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स देखती हैं, जिन पर हिंदी सिनेमा ने मतलब फ़िल्में बनाई महत्वपूर्ण और अगर आपको कोई महत्वपूर्ण फ़िल्में लगती हो, तो आप उनका भी ज़िक्र करिए प्लीज़, शिक्षा जी। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज़। तो ये बात बिल्कुल है कि पार्टीशन का एक ज़ख्म था और उसने एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करके रखा हुआ था। लेकिन अगर आप देखें तो जब भी कोई फ़िल्म इन मुद्दों पे भी बनी, तो भी उसमें एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को कर्टेल करके रखा गया है। उसको एक परिस्थिति ऐसी बनी है, इस वजह से ये है, पर मुस्लिम को हेट मत करो, ये मैसेज हमेशा साथ में रहा। जैसे गदर फिल्म ले लें तो वो बोलता है, वहां पे भी वो बोल देता है कि तुम्हारा मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद है लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है, रहेगा। तो हम कहीं पे भी ये नहीं कह रहे थे उस टाइम पे कि पाकिस्तान हाय हाय, वी आर ओके सेइंग पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है, रहेगा, ये ऊपर लेके आ रहे थे।
इसके अलावा आप कोई भी फिल्म उठा लें, चाहे वो युद्ध में भी बनी हुई फिल्म हो, उसमें हमेशा एक कैरेक्टर आप देखेंगे जो डाला जाता है, जो एक सैनिक है, जो मुसलमान है, जो इस मिट्टी के लिए उतनी ही शिद्दत से लड़ता है और उतने ही प्रेम से अपना बलिदान देना चाहता है। कभी भी आप कोई भी इंडियन फिल्म उठा लीजिए जो वॉर्स पे बनी हो, उसमें आपको ये चीज मिसिंग नहीं दिखेगी, क्योंकि आर्मी में जो कहते हैं ना कि एक फौजी होता है, फौजी का धर्म नहीं होता है। ये बात सिनेमा ने पूरा अंडरलाइन करके रखी है। जो सेक्युलरिज्म की बात अभी अजय जी कह रहे थे, उसी को वो करने के लिए, साथ ही इस क्योंकि जो नेहरूवियन टाइम्स था और वहां पे बहुत सारा राष्ट्र निर्माण हो रहा था, उसमें गरीबी थी उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों के पास खाने को नहीं था, लोगों के पास रोजगार नहीं था। तो जहां एक तरफ गुरुदत्त की फिल्में सवाल पूछती हैं कि मतलब हिंद कहाँ है वो लोग, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो सवाल पूछ रही थी। और दूसरी ओर थोड़े टाइम बाद एक मदर इंडिया आती है जो ग्रीन रेवोल्यूशन के आसपास जो एक रिवाइवल आ रहा है उसको हाईलाइट करती है। तो एक बैलेंस हमेशा रहा है। अगर सिनेमा ने एक तरफ बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड पिक्चर दिखाने की कोशिश करी है, तो वहीं एक काउंटर सिनेमा बना है जिसने आपको सवाल पूछे हैं कि मतलब सब कुछ खुशहाल नहीं है, यहाँ अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे काम की जरूरत है सरकार के लिए। मतलब एक सरकार की जवाबदेही एक तरीके से सिनेमा से निकल के आ रही थी, वो सवाल पूछे जा रहे थे। इनफैक्ट जो एक दौर हम 90s का कहते हैं कि उस टाइम पे इन सारे मुद्दों से बात हट गई, मारधाड़ लूटमार इन सब पे फिल्में ज्यादा बनने लगी। उसी में आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन जो आया था, तो एक घर वापसी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्म में भी वो जो ओपनिंग डायलॉग अमरीश पुरी का है, जो ये कहता है कि मैं इतने सालों से लंदन में हूँ लेकिन लंदन के कबूतर मुझे पहचानते नहीं हैं, ये मुझसे पूछते हैं कि तू कहाँ है, तू कहाँ से आ गया। ये जो एक पूरा सेंटिमेंट है जो उस टाइम के लिए ब्रेन ड्रेन पे हम लोगों से स्कूल में निबंध लिखवाए जाते थे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो वो चीजें भी बहुत ही कमर्शियल फिल्म है जिसकी कहानी का इस चीज से कोई लिंक नहीं था, लेकिन ये बात सिनेमा तब भी कह रहा था। उसके बाद अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो जहाँ पे भी हमारे फिल्मी हीरोज, हाँ इनफैक्ट राष्ट्र निर्माण में एक और बात है कि जहां जहां चूक हो रही थी, जहां जहां सिस्टम इवॉल्व हो के सिस्टम करप्ट हो गया था, एक राजू हिरानी आते हैं जो पूछते हैं कि अगर कोई मर रहा हो तो उसका फॉर्म भरना जरूरी है क्या, मुन्ना भाई MBBS में। या वो अपने एजुकेशन सिस्टम पे एक सवाल पूछते हैं कि ज्ञान है कहीं से भी मिल जाए, बैठ जाए ले लो। तो ये जो रिजिडिटी आ गई है, तो सिनेमा ने हर एक पहलू में, चाहे वो अगर आप राष्ट्र निर्माण में अगर आप सिर्फ बॉर्डर्स और उसको देखें तो हमारे पास फिल्में हैं जो युद्ध की हैं, लेकिन आप एक समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन एजुकेशन, इन साइंस, इन सबको भी देखें तो हर जगह कहीं ना कहीं सिनेमा ने एक टिप्पणी करी है, लोगों को जागरूक किया है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अभी के लिए तो मेरे दिमाग में यही है। जी बहुत आपने बहुत शुक्रिया आपका। आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदुओं का जिक्र किया और फिल्मों का नाम लिया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, निश्चित तौर पर राजकुमार हिरानी का सिनेमा जो है उसमें भी जो आपने दो फिल्मों का जिक्र किया, मुन्ना भाई MBBS और 3 इडियट्स, दोनों अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को टैकल करती हैं। और आपने जो बात की, मैं संजीत जी आपके पास आता हूँ, जो बात स्वेच्छा जी ने की है, मैं थोड़ा वापस पीछे की तरफ चलता हूँ जहां से अजय जी ने शुरुआत की थी, मैं फिर उस पर आता हूं। और मैं एक थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूं कि आप जो है वो चीजें, जैसे कि जब राष्ट्र निर्माण की हम बात करते हैं तो जब आजादी के फौरन बाद हम आए थे, तो जैसा कि जहां बात हो रही कि भाई बंटवारे से हम जूझते हुए आए थे, बंटवारा हमने झेला था,
और उसका जो एक जख्म था, दर्द था, तो उस वक्त जो एक हारमोनी की जरूरत थी, तो कम्युनल हारमोनी पर सिनेमा बना। हम लोग शांताराम की जब हमने कार्यक्रम किया था, तो आपने पड़ोसी फिल्म का जिक्र किया था। शांताराम की पड़ोसी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है। उसी तरह से अगर हम देखें तो जो हमारा ग्लोरियस पास्ट था, जो उसकी जो वैल्यूज थी, मॉरल वैल्यूज थी, उनके जरिए हिंदुस्तानियों को एक अपने नए सिरे से अपने समाज को गढ़ने का जो एक कहना चाहिए रास्ता दिखाने का काम था सिनेमा ने किया। फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र को अगर हम ले लें, तो वो एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी तरह से अगर देखें तो नया दौर आती है, जो अभी नेहरूवियन उसका जिक्र किया जय जी ने। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप इस तरह के कौन कौन से पॉइंट्स देखते हैं सिनेमा में, जहां आपको लगता है कि नहीं, राष्ट्र निर्माण, जो भाई स्वेच्छा जी ने बात कही कि हाँ, जहां जहां कमियां थी वहां भी दिखाया उन्होंने, लेकिन जो हमको करना चाहिए या जो हम कर रहे थे उसमें क्या अच्छा था, उसको सिनेमा कैसे दिखा रहा था? आपकी टिप्पणी सजीत जी। मेरा नजरिया ऐसा है कि मैं थोड़ा नैरो देखता हूँ कि दो तरह के नेशनलिस्टिक फिल्में बनी। एक तो मनोज कुमार ने जो ट्रेंड दिखाया कि मेरा भारत महान, और उस पे जो फिल्में बनी, जो उरी बनी या राजी बनी, जिसमें जैसे कहा गया कि माय नेशन इज द ग्रेटेस्ट, वो एक फिल्में है। बट हम जिस फिल्मों की बात कर रहे हैं और जो नैरो डेफिनेशन में मैं देखता हूँ, वो है राष्ट्र निर्माण की फिल्में, जिसके जैसे आपने कहा कि जिसका लीड शांताराम जी ने दिया था, क्योंकि इमीडिएटली पार्टीशन के बाद उन्होंने, या तो इमीडिएटली इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने जो 3 फिल्में बनाई, अपना देश 1949 में बनाई, दहेज 50 में बनाई, तीन बत्ती चार रास्ता 53 में बनाई, फिर जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जिया सरहदी की फुटपाथ थी, हम लोग थी, आवाज थी। लेकिन इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए, मैं आज क्या है, ज्यादा विश्लेषण की जगह, क्योंकि विश्लेषण करने के लिए मेरे सहभागी बहुत समर्थ हैं, मैं 2 किस्से सुनाना चाहता हूँ जिसमें अपने को फिल्म इंडस्ट्री का नजरिया समझ में आता है। तो एक 1953 में अख्तर मिर्जा नाम के राइटर थे, जिनके साहबजादे सईद अख्तर मिर्जा आगे चल के बहुत बड़े डायरेक्टर बने। लेकिन 53-54 में मेरे ख्याल से अख्तर मिर्जा ने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, एक स्टोरी लिखी थी, जो थोड़ा सा सोशलिस्ट एंगल से लिखी थी। राष्ट्र निर्माण पे वो फिल्म बनाना चाहते थे। तो वो फिल्म सबसे पहले वो महबूब खान के पास लेके गए, क्योंकि महबूब खान उस वक्त पे थोड़े से लेफ्ट ऑफ सेंटर जाने जाते थे और एक सिंपैथेटिक टू द लेबर मूवमेंट ऐसे थे, थोड़े से लेफ्टिस्ट थे, कार्ड कैरिंग थे कि नहीं मुझे मालूम नहीं। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ी बकवास फिल्म है, ये तो डॉक्यूमेंट्री बनेगी फिल्म्स डिवीजन की, इसमें फीचर फिल्म कोई बना नहीं सकता। तो वो स्क्रिप्ट ने काफी चक्करें काटी, बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने देखा, फिल्म मेकर्स ने उस पर डिस्कस किया, सुना और रिजेक्ट कर दिया। और फाइनली 1954 के एंड में बी आर चोपड़ा को वो जब फिल्म सुनाई गई, और बी आर चोपड़ा साहब पार्टीशन के पहले लाहौर में, कराची में ही वॉज अ जर्नलिस्ट, तो उनको वो स्टोरी बड़ी भा गई और उन्होंने वो स्टोरी एक्सेप्ट कर ली कि वो फिल्म बनाएंगे उसके ऊपर। दूसरे दिन महबूब खान का फोन आया और उनका बात करने का तरीका ऐसे ही था कि अबे वो चोपड़ा, मैंने सुना है कि तूने वो रिजेक्ट की हुई कहानी पिकअप कर ली, क्या मरना है, क्या पागल हो गया है क्या तू? चोपड़ा साहब ने बोला नहीं नहीं, मुझे स्टोरी भाग गई। अरे इससे कुछ नहीं, इससे डॉक्यूमेंट्री बनेगी, कम्युनिटी डेवलपमेंट फिल्म बनेगी, और कुछ बनने वाली नहीं है। अभी तूने पैसा तो डाल दिया है स्क्रिप्ट में, लेकिन फिल्म में मत डालना। फिर भी चोपड़ा साहब आगे गए, उन्होंने दिलीप कुमार, वैजयंती माला, अजीत जैसे स्टार्स को लेके वो फिल्म कंप्लीट की और 55 में फिल्म रिलीज हो गई। और उसकी सिल्वर जुबली होने को गई, तब उनको उन्होंने कहा कि उस जमाने में तो सिल्वर जुबली के फंक्शन हुआ करते थे, हुआ करता था। तो फिर महबूब खान का फोन आया, अबे ओ चोपड़ा, मैंने सुना कि तू सेलिब्रेट कर रहा है, तेरी फिल्म बड़ी हिट हो गई है, तो तेरे सिल्वर जुबली फंक्शन में मुझे चीफ गेस्ट करके बुला, मैं अवार्ड्स दूंगा सबको। और फिर ये उन्होंने किस्सा सुनाया कि इसको बताने के बावजूद इसने ये फिल्म बनाई। तो आप तो जान ही गए, ये फिल्म नया दौर है, जिसमें मैन वर्सेस मशीन, प्रोग्रेस वर्सेस ट्रेडिशन, रोड बिल्डिंग, ये सब जो अब्बास साहब ने अपनी 4 दिल 4 राहें में जो लिया था रोड बिल्डिंग का काम, जैसे हमारे मराठी में भी एक फिल्म आई थी संत वहाते कृष्णा माई, जिसमें ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का है, जो 1950s के अर्ली 50s में ये काफी हुआ करता था। तो ये किस्सा उन्होंने सुनाया कि इसको वार्न करने के बावजूद इसने फिल्म बनाई और फिल्म हिट हो गई।
तो ये किस्सा 1953 का हो गया। 70 साल के बाद 2023 में एक फिल्म बनी थी जोराम। हमारे मित्र देबाशीष मखीजा ने वो फिल्म बनाई एंड फिल्म बनने के बाद लगी कुछ ज्यादा चली नहीं। मनोज वाजपेयी थे उसमें एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि ये फिल्म बनाने के बाद और इसके पहले जो 2-3 फिल्में जो बनाई मैंने समाज सुधार के लिए या सोशल रिफॉर्म के लिए, तो वो फिल्म बनाने के बाद मैंने मेरे घर का पैसा लगाया है। आज मेरी हालत ऐसी है कि 5 महीने से मैंने भाड़ा नहीं दिया है, मुझे लैंडलॉर्ड निकाल देने वाला है। तो ऐसी फिल्म बनाने का नतीजा क्या है? तो मैं ये 2 किस्सों में एक चीज बताना चाहता हूँ कि 70 साल में कुछ ज्यादा बदला नहीं है, इंडस्ट्री का नजरिया बदला नहीं है और उसका नतीजा भी बदला नहीं है। हालांकि नया दौर बिकेम अ सिल्वर जुबली हिट, दिस फिल्म बिकेम अ टोटल फ्लॉप। 47 की जो आपने बात की, 47 में ऐसा हुआ कि इंडस्ट्री और या तो हिंदुस्तान के लोग बाहर निकले थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर सह के काफी लंबी आजादी की लड़ाई हो गई थी। उसके बाद पार्टीशन के स्कार्स जो थे उसको झेला था। तो हिंदी फिल्म मेकर्स को ऐसे लगा कि यार अपने ऑडियंस ने बहुत झेल लिया है, इसको थोड़ा नाच गाना दिखाया जाए, उसको अच्छे गाने, पंजाबी ठेका वाले ढोलक वाले गाने जो बाद में ओपी नैयर ने पिकअप किए, तो वैसे गाने, रोमांस। तो आपको जो अर्ली 50s और 60s तक की फिल्में देखते हैं ना, तो उसमें ये पता चल जाता है कि ये जो फिल्में बनी थी उसमें द थॉट तो अच्छा था। जैसे काला पानी में आप ब्लैक मार्केटिंग की बात करते हैं, काला पानी नहीं, काला बाजार में ब्लैक मार्केटिंग की बात करते हैं। देव साहब की और 2-3, शराबी, अगेंस्ट अल्कोहलिज्म, एक के बाद एक, अबाउट फैमिली प्लानिंग। तो थॉट तो अच्छा था, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन जो होता था ना, उसमें नाच गाना रोमांस ये आए बगैर वो थॉट आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन एक एक चीज मुझे लगता है कि 2010 के बाद नए मिलेनियम में कि काफी सारे स्टार्स ऐसी फिल्मों से जुड़ रहे हैं जो राष्ट्र निर्माण पे है। जैसे भी अक्षय कुमार ने की जनहित में जारी, टॉयलेट एक प्रेम का था, पैडमैन, गब्बर इज बैक, या तो अजय देवगन ने काफी फिल्में की लाइक ये सत्याग्रह, हल्ला बोल, गंगा जल, जिसमें राष्ट्र निर्माण की बात होती है। हालांकि उसमें बाकी का भी ये हो जाता है कि एंटरटेनमेंट हो जाती है, गाने हो जाते हैं, बट सेंट्रल पॉइंट आप खो नहीं सकते उसमें से। और आमिर खान ने भी ऐसी की है, रंग दे बसंती फॉर एग्जाम्पल। दो दो चीजें, एक है करप्शन, जो अपना देश 1949 से लेके आज तक करप्शन इज अ बिग इशू एंड विच इज स्टिल बीइंग डिस्कस्ड इन फिल्म आफ्टर फिल्म। तो काफी फिल्मों में उसका जिक्र आया है, उस पे क्या होना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए। और दूसरा मैंने देखा कि अभी अभी रिसेंट जो फिल्में बनी है वो बहुत सारी एनवायरमेंटल पे बनी है। जैसे संजय मिश्रा की एक फिल्म थी, हालांकि उन्होंने डायरेक्ट नहीं की थी, कड़वी हवा करके, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी। जी इरादा कड़वी करके हवा, हाँ। नसीरुद्दीन शाह ने काम किया था। और भोपाल एक्सप्रेस, जो अपने भोपाल गैस ट्रेजेडी पे फिल्म बनी थी। और हाल ही में अभी एक ओटीटी पे भी सीरियल बनी थी मेरे ख्याल से, द रेलवे मैन, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी पे बिल्कुल सही चित्रण किया था। फिर कौन कितने पानी में, जल की समस्या पे की फिल्म थी, जल नाम की एक फिल्म थी। तो ऐसी नहीं कि अभी देखिए फॉर एग्जांपल जी इवन करप्शन में हमारे मित्र सईद अख्तर मिर्जा ने फिल्म बनाई थी मोहनजाशी जोशी हाजिर हो। उसके बाद चैतन्य तामाना ने कोर्ट नाम की फिल्म बनाई। फिल्म इंडस्ट्री के दायरे में रह के एक फिल्म बनी जॉली एलएलबी, जो काफी अच्छी बनी थी और जिसमें काफी टिप्पणियां की थी जी कोर्ट सिस्टम। तो राष्ट्र निर्माण की फिल्में तो बन रही हैं, लेकिन एक जमाने में जो 1950s में रोड डेवलपमेंट या कम्युनिटी डेवलपमेंट ऐसी जो फिल्में बनती थी, वो आजकल द नीड्स ऑफ द नेशन हैज चेंज, सो अलग किस्म की फिल्में बन रही है। लेकिन राष्ट्र निर्माण की फिल्म बन रही है और यही इम्पोर्टेंट बात। मेरे ख्याल से हमारे होस्ट अमिताभ जी गायब हो गए। I think he is responding to the doorbell. ओके ओके ओके, Yeah. चलिए।
बहुत जैसे अच्छी चीजें याद दिलाई आपने। थी, लेकिन उसका नजरिया चेंज हुआ। उस टाइम पे मेरे ख्याल से ज्यादा करके लोगों को एक था कि हालांकि नेशन फॉर्मिंग वाज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, बट जो एक एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, इसलिए जो 1960s 70s 80s में आपने देखा तो उसमें नेशनलिस्टिक फिल्म्स लाइक मनोज कुमार की फिल्में बनी, लेकिन राष्ट्र निर्माण पे बहुत कम फिल्में बनी 60s और 70s में। राष्ट्र निर्माण की फिल्म मुझे ज्यादा अभी याद नहीं आ रही है, हालांकि होंगी थोड़ी सी, बट एक मैंने कहा जैसे कि मेरा भारत महान टाइप ऑफ फिल्में बनने लगी, और जो आज तक बनती है, उरी है, ये सैम है, ये अलग है, विच इज गुड, ट्रेंड अच्छा है क्योंकि वो बायोग्राफिकल फिल्में हैं। जी जो राष्ट्र निर्माण की फिल्म है वो भी बननी चाहिए। अमिताभ जी। जी, आपने आपने 60-70s का जिक्र किया। जी जी, 60-70s का आपने जिक्र किया। मुझे अभी जब बात हो रही थी, चूंकि आपने करप्शन का जिक्र किया, मनोज कुमार का आपने मेरा भारत महान वाला जिक्र किया था, तो मनोज कुमार की एक फिल्म थी जो रोटी कपड़ा और मकान, जो फिल्म आई थी, जिसका गाना आज भी बड़ा पॉपुलर है कि महंगाई मार गई। तो वो जो है वो, और बल्कि वो तो पॉलिटिकल स्लोगन की तरह इस्तेमाल भी हुआ है चुनावों में, कई बार उसको जो भी सरकार रहती है उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। खैर, मैं शिवा जी आपके पास आता हूँ। जो सारी फिल्मों का जिक्र किया संजीत जी ने, उससे पहले आपके हिसाब से राष्ट्र निर्माण का, या जो आज का जो हमारा एक नेशनल कैरेक्टर कह लीजिए या राष्ट्रवाद कह लीजिए, उसके हिसाब से सिनेमा ने किस टॉपिक को किस तरह से उठाया, और आप क्या देखती हैं कि सिनेमा ने क्या काम किया, दोनों में क्या फर्क है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया अमिताभ साहब। शिवाजी, आप तक मेरी सबसे पहले आवाज आ तो रही है ये क्या? कि जो वक्ताओं ने अभी, हाँ मुझे आवाज आ रही है आपकी, जी आपको आ रही है मेरी आवाज? जी। तो जो वक्ताओं ने अभी कहा, मैं सबसे बिल्कुल पूरी तरह एग्री करती हूँ। बस उसमें इतनी सी बात जोड़नी है, एक छोटी सी बात, कि इसको इस नज़र से भी देखिए कि भारत में 21वीं शताब्दी का हम तीसरे दशक में हैं, और आज भी हमारे यहाँ साक्षरता जो है, जो बेसिक साक्षरता है लिखने पढ़ने की, अक्षर ज्ञान की, वो अभी 80% भी नहीं है। हम 77% के आसपास झूल रहे हैं। ऐसे में जब जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, जो नागरिक कभी स्कूल नहीं गए, जिन नागरिकों का कभी किसी टेक्स्ट बुक से कोई साबका पढ़ा ही नहीं, उनके हाथ में कभी भारत का मानचित्र गया ही नहीं, उनके हाथ में भारत की जो पूरी ज्योग्राफी है, जो हिस्ट्री है, जो सिविक्स है, उसके बारे में कभी कोई बातचीत हुई ही नहीं, उन लोगों को इस फिल्म इंडस्ट्री ने ही साक्षर किया है देश के बारे में, देश के इतिहास के बारे में, देश के जो ज्योग्राफी है उसके बारे में, और देश का जो समाज है, जो नागरिक हो है व्यवस्था है, जो नागरिक बोध है, कुरीतियां हैं, उन सब के बारे में भी। सिर्फ फिल्में ही हैं जो अकेली हैं जिन्होंने इस भारत में ये वाला बोध पैदा किया, भारतीय होने का, और साक्षरता पैदा की। आप ये बताइए, अभी थोड़े दिन की बात है, जब ये 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हो रहे थे, तो एक बहुत विचलित करने वाला वीडियो सामने आया था, जिसमें 3 लड़के जो जमीन पर लेटे हुए हैं घायल अवस्था में, उनको पुलिस कुचल रही है, बूटों से और डंडों से मार रही है, और कह रही है राष्ट्रगान सुनाओ, और फिर उसमें वो मर जाता है। एक लड़का, सलमान नाम है उसका नाम, वो मर जाता है। मैं ये सोचती रही कि जो लोग कभी स्कूल नहीं गए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, वो राष्ट्रगान कैसे सुना पाएंगे? उनको कैसे राष्ट्रगान आएगा? जनगण मन अधिनायक पूरा कैसे आएगा? वो मुझे वो भी आता है, मुझे पूरा वंदे मातरम भी आता है, मुझे सारे जहां से अच्छा कौमी तराना, कौमी मतलब नेशनल, कौमी तराना भी आता है। तो ये सब है क्योंकि मैं स्कूल गई। मैं अगर 10वीं तक 12वीं तक नहीं पढ़ी होती, तो मेरी जीवन में ये बुनियादी बातें ये कैसे आती? तो उस लिहाज से जब मैं हिंदी फिल्मों को देखती हूँ, तो वो हमारे पहले गुरु हैं इस देश को एक देश बनाने में। इस देश के जो पूरा तस्वुर है, कंप्लीट तस्वुर, उसमें आप हर चीज जोड़ सकते हैं। इस देश की नदियां, नाले, पहाड़ भी जोड़ सकते हैं, इस देश के इंसान, संस्कृतियां, भाषाएं, वेशभूषाएं, खाना पीना, और इसके अलावा जो इस देश की समस्याएं हैं। देखिए, हमारे क्लासेस में जो सिविक्स के क्लास होते थे, उसमें देश की समस्याएं और कुरीतियों पर जो बात होती थी, वो सारी कुरीतियां और वो सारे समस्याओं को डायरेक्टली सरकार ने कभी हिट नहीं किया, कभी वो ऐसे कानून नहीं बनाए जैसे कि हमारी फिल्मों ने हिट किया है।
चाहे वो जाति का सवाल हो, चाहे वो महिला उत्पीड़न का सवाल हो, चाहे वो दहेज हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो आपका सांप्रदायिकता का सवाल हो, चाहे मद्रासी और हिंदी और मद्रासी का झगड़ा हो। उस जमाने में जब हम बच्चे थे तो ये वाले झगड़े भी होते थे, चाहे वो और बाकी के सवाल हो। तो ये हिंदी फिल्में ही हैं जिनको हमें हर साल एक नागरिक का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार देना चाहिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जोराम की बात हो रही थी, मुझे उसी के साथ साथ जवान भी याद आई। इतनी बोल्ड फिल्म है। उसने जो ऑक्सीजन की कमी में जो बच्चे मारे गए उससे लेकर के बाकी सारे मसले, जो बैंक लोन में किसान मारा जा रहा है, ठीक है, जो और दीगर मसले हैं, उन सबको लेकर के वो एक फिल्म बनाई। और उसका असर ये हुआ कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस चुनाव में शाहरुख खान की वो क्लिप एक उंगली दिखाते हुए कि आप जाइए और वोट डालिए जा करके, उसका इस्तेमाल दोनों पक्षों ने किया। तो वो चाहे आंधी का दौर हो, चाहे ये जवान फिल्म का दौर हो, चाहे आप कहीं से भी देखें, मुझे लगता है कि एक आध अपवाद को छोड़ करके आज के दौर में भी वो फिल्में बन रही हैं। पूरा शाहरुख खान का करियर से अगर ये देश प्रेम वाला जो पल्प देश प्रेम है और जो सब्सटेंशियल देश प्रेम है, दोनों तरह का, नॉर्मेटिव भी और सब्सटेंशियल भी, दोनों तरह का जो देश प्रेम है वो निकाल दे, फिर बचेगा क्या? बाकी सब चीजें तो उसमें बस हैं, लेकिन सारी की सारी जो 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 अब स्वेच्छा जी बेहतर जानती हैं क्योंकि वो स्क्रिप्ट से जुड़ी हुई हैं, उनका काम है कि जो कंटिन्यूटी है जिस एक कॉमन थॉट प्रोसेस की, वो वही है। वो अच्छा, देश सिर्फ वो नहीं होता है, देश प्रेम वो नहीं होता है कि आप चाइना और पाकिस्तान और पड़ोसी देशों से आप लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। नहीं नहीं, देश को बेहतर, जब हम कहते हैं हमारा देश बहुत अच्छा है, तो उस नजर से देख करके कहिए जो सबसे आखिरी आदमी है गांधी जी के तिलिस्मे का, कि वो आखिरी आदमी के लिए देश कितना अच्छा, और फिर उसके उस आखिरी आदमी के लिए अच्छा बनाने के लिए जो काम करने हैं, वो तो इन फिल्मों ने ही ज्यादातर एजेंडा सेटिंग की है। चाहे वो 3 इडियट्स हो, चाहे वो तारे जमी पर हो, वो बच्चे जो अपनी बात को, उनकी समस्या को कॉमन सेंस बना दिया तारे जमी ने। तो वो सारे लोग जो हमारे देश को बनाते हैं, जो देश का हिस्सा है, उनके लिए देश कैसा हो, समाज कैसा हो, इसके लिए जो फिल्मों का काम है वो अद्वितीय है, वो अद्भुत है। हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि हमारे बहुत आम से क्वालिफिकेशन वाले जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फाइनेंसर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये उस तरह के किसी सामाजिक न्याय के सवालों से और दलित स्टडीज और वुमेन स्टडीज और इस तरह सबऑर्डिनेट स्टडीज वाले लोग नहीं थे, लेकिन इन्होंने काम कितना शानदार कर दिया है कि हम लोग आज हमारे पास, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हम स्कूल में, और मैं डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रन करने वाले एक स्कूल से पढ़ी हूँ, वहां पर हमें बोटानिकल गार्डन भी ले जाते थे बचपन में, जब हम 10th-12th तक की क्लासेस में, हमें जू भी ले जाते थे, लेकिन हमें फिल्में भी दिखाने ले जाते थे, और वो फिल्में जरूरी होती थी देखने के लिए। हमें हमारे स्कूल ने ही गांधी फिल्म दिखाई थी, और भी ऐसी बहुत सारी फिल्में जो हमारे स्कूल ने ही दिखाई थी। तो ये सारा जो स्कूलों ने उस दौर में तो कम से कम इस महत्व को समझा था कि हमारे बच्चों के दिलों में जो बात बिठानी है, मतलब आप कितना भी कहते रहिए हम एक हैं, हमारा हिंदू मुसलमान एक हैं, हम मद्रासी और पंजाबी एक है, ये सब हम कितना भी कहते रहे, लेकिन वो जो एक डायलॉग के जरिए जब बात दिलों में उतरती है तो वो याद रह जाती है और वो कॉमन सेंस बन जाती है। जो नाना पाटेकर का डायलॉग है, हिंदू का खून और मुसलमान का खून, या अमर अकबर एंथोनी का आप देख लीजिए, देश प्रेमी का आप देख लीजिए, वो जो सारे डायलॉग्स हैं वो हमारे कॉमन सेंस बन गए हमारी जिंदगी का, और हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। उस लिहाज से मैं सोचती हूँ कि फिल्म को देखना चाहिए। फिल्में हमारी हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में रही हैं, और वो देश की ही प्रॉब्लम्स को ज्यादातर सॉल्व करती रही हैं, और इस लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत अच्छा विषय है, आपने अच्छा याद दिलाया 15 अगस्त के मौके पर। हम लोगों को ये याद करना चाहिए कि फिल्मों ने कमाल किया है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शिवा जी, आपने जिस तरह से जिन फिल्मों का जिक्र करते हुए बहुत सारी बातें कही, शाहरुख खान की फिल्मों जवान का जिक्र किया, मुझे शाहरुख खान की एक और फिल्म याद आई थी, स्वदेश, जो कि दरअसल एक बहुत अलग तरीके से जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है उसमें कैसे जो विदेश में पढ़े लिखे लड़के जो सेटल हैं, जो लोग हैं, वो कैसे अपने देश को बनाने में मदद कर सकते हैं, उसको दिखाने की कोशिश की गई थी। जो फारक साहब, मैं आपके पास आता हूँ, अभी जो बातें अभी तक हमारे पैनलिस्ट ने कही है, डंकी, जी मैं सिर्फ कह रही हूँ, डंकी को भी याद कर सकते हैं, डंकी में भी वही सब कुछ है।
जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। पारक साहब, आपके पास आता हूँ, जो सवाल दरअसल यहाँ पर हम मतलब उठा रहे हैं एक तरीके से कि राष्ट्र निर्माण में सिनेमा की क्या आवाज साफ भूमिका रही, नहीं आ जिसको थोड़ा खूबसूरत अमित, अब आवाज नहीं आ रही है आपकी। तरीके से सभी हमारे साथियों ने कहा, और शिवाजी ने कहा कि सिनेमा एक और मेरी आ रही है? नहीं आ रही लगता है मेरी आवाज़। पारक हाँ, साहब, आवाज कट गया। अगर आपको मेरी आवाज़, जी, जी, अभी आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? अब आ रही है। जी, जी। मैं बस आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ, ये जो राष्ट्र निर्माण का काम जिसको हम सिनेमा के ज़रिए समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से व्याख्यायित करेंगे? किन उदाहरणों से, या किस तरह के आप ट्रेंड्स को देखते हैं? आप मतलब हम आज़ादी के फ़ौरन बाद से लेकर के और आज तक के सिनेमा को अगर व्याख्यायित करना चाहें तो? जी। शुक्रिया, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूँ, जिसका सीधे तौर पर फिल्मों से संबंध नहीं है, बल्कि फिल्मी दुनिया से संबंध है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो फिल्मी जो हमारा ये फिल्म संसार है, खासतौर पर हिंदुस्तानी सिनेमा का, और अगर हम पूरे भारतीय सिनेमा की भी बात करें, तो ये खुद उस हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है जिसमें सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत तरह की विविधता है। हालांकि उसमें कुछ चीजें नजर आ सकती है कि वो अगर होती तो और शायद रिप्रेजेंटेटिव होता, लेकिन अगर आप देखें तो हिंदी फिल्में कौन बना रहा है? हिंदी फिल्में बना रहे हैं बंगाली लोग, पंजाबी लोग, साउथ इंडियन लोग, वो हिंदी फिल्में बना रहे हैं। और वो आज से नहीं बना रहे हैं, जब से फिल्में बन रही है तब से। जब पहली फिल्म बनी है हिंदुस्तान में, वो मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, तो वो बनाने वाले एक मराठी थे। जब सवाक फिल्मों की शुरुआत हुई तो उसको बनाने वाले आर्देशिर ईरानी थे, एक पारसी थे। और उसके बाद में एक लंबा सिलसिला चलता है जिसमें हम ये देखते हैं कि उसमें पंजाबी, मराठी, बंगाली, साउथ इंडियन, उसमें हिंदी वाले भी कम है। और अगर हम हिंदी की बात करें और हिंदी उर्दू दोनों को शामिल करके करें तो निश्चित रूप से उनका भी कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण है। तो हिंदी सिनेमा जिसे कहा जाता है, जिसे मैं हिंदुस्तानी सिनेमा कहना ज्यादा पसंद करता हूँ, वो हिंदुस्तानी सिनेमा दरअसल पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला सिनेमा है, जिसको संपन्न करने में, जिसको बनाने में सभी का योगदान है। ये केवल व्यक्तियों के योगदान की बात नहीं है, ये कल्चरली भी, आर्ट के फॉर्म में भी इसे योगदान को देख सकते हैं आप। फिल्मी गानों की चर्चा यहाँ काफी हुई। अब फिल्मी गानों की चर्चा करें तो आप, जब आप सलील चौधरी का म्यूजिक सुनते हैं, जब आप जो है एच डी बर्मन का म्यूजिक सुनते हैं, जब आप नौशाद का म्यूजिक सुनते हैं, जब आप पंजाब से जुड़े हुए लोगों का संगीत सुनते हैं, हिंदी सिनेमा के अंदर इतनी तरह का संगीत है, इतनी तरह का, न केवल हिंदुस्तान का बल्कि बाहर का संगीत भी है, और उनसे फिल्म का संगीत बना है, फिल्म के गीत बने। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा ध्यान कई बार इन बातों की तरफ नहीं जाता। ये हिंदी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये पूरे साउथ एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये साउथ एशिया की कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस कल्चर को जिसके कारण आप देखेंगे कि जो हमारे सबसे पॉपुलर अभिनेता जो हैं, ये तो बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है ना, सबसे पॉपुलर अभिनेताओं की एक लंबी कतार है, दिलीप कुमार से लेकर शाहरुख खान तक, और शाहरुख खान के बाद में भी। और क्यों है? क्योंकि ये सिनेमा उसे रिप्रेजेंट करता है जो हिंदुस्तान की वास्तविक कल्चर है, जिसे हम साझा संस्कृति कहते हैं, और जिसके बिना मुमकिन नहीं है हिंदी सिनेमा की कल्पना करना। तो ये एक, मुझे लगता है कि इस बात पर बहुत विस्तार से बात हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ संकेत के लिए इसे कह रहा हूँ कि जब हम हिंदी सिनेमा की बात करते हैं तो ये हिंदी वालों का सिनेमा नहीं है,
ये हिंदुस्तानियों का सिनेमा है और इसको जी, समझिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है, साझा संस्कृति का सवाल। जी 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 हाँ, जी। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ, फिल्म जो है, फिल्म या कोई भी कला, वो महत्वपूर्ण यह नहीं होती है कि वो अपने समय में जो जरूरतें हैं, सरकारी जरूरतें, उन सरकारी जरूरतों को पूरा करे, ये काम नहीं। मतलब अगर सीधे सीधे कहूँ तो राष्ट्र निर्माण का काम, अगर राष्ट्र निर्माण का मतलब सड़क बनाना और पुल बनाना है तो ये फिल्म वालों का काम नहीं है। लेकिन फिल्म वालों का ये काम जरूर है कि जहाँ सड़कें बन रही हैं, जहाँ स्कूल खोले जा रहे हैं, जहाँ लोगों के भलाई के लिए काम हो रहे हैं, उनको क्रिटिकली देखना। ये क्रिटिकली देखना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि केवल 47 से 53 कितने साल हुए, 6 साल हुए और 2 बीघा जमीन बन गई। क्या बताने के लिए बनी कि किसानों के, अगर आप उद्योगीकरण कर रहे हैं तो आप उस गरीब किसान का भी ध्यान रखिए जिसकी जमीन छीन कर आप उस पर उद्योग स्थापित करेंगे और उसे किसान से मजदूर बना देंगे। ये जो अप्रोच है, ये एक कहना चाहिए कि उस कलाकार की अप्रोच होती है जो कि अपने को सीधे जनता से जोड़ता है। उसे सरकार से इनाम नहीं लेना, उसे जनता से जोड़ना है। और जैसा अभी संजीत नावरेकर ने चर्चा की नया दौर की, नया दौर महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वहाँ पर लोग मिलके एक पुल बनाते हैं और उस पुल को गिरने से बचाने के लिए कोई कंधा लगा रहा है, नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि अगर बस आ गई तो टांगे चलाने वाले कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ये राष्ट्रीय निर्माण का सवाल, राष्ट्रीय विकास का सवाल है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र विकास का मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है, लोग हैं। लोगों के साथ क्या होगा, आप जो करेंगे उसका परिणाम किन्हें भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि बहुतों को लाभ हो, लेकिन बहुतें जो उसके विक्टिम बनेंगे उनके बारे में कौन सोचेगा। उनके बारे में सोचने का काम जो है वो कलाकारों का है और वो फिल्मकारों का है, और चूंकि वो एक पॉपुलर माध्यम है इसलिए उनका काम और भी बड़ा हो जाता है। और नया दौर बनाकर बी आर चोपड़ा ने ये बताया कि ये कितना जरूरी काम है। तो और ये सब कब हो रहा था, ये सब हो रहा था उस युग में, नेहरू युग में, जो हमारे आजादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण काल है। और वह हिंदी सिनेमा का या हिंदुस्तानी सिनेमा का भी स्वर्ण युग माना जाता है। और उसी में एक गाना बनता है कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। ये क्रिटिसिज्म करने की जो आजादी है, उस क्रिटिसिज्म करने की आजादी के बिना एक बेहतर सिनेमा नहीं बन सकता। और वो क्रिटिसिज्म करने की आजादी जो है, हम देखते हैं कि नेहरू युग में है, वो उसके बाद जब समानांतर सिनेमा है उसमें हमें दिखाई देती है। और उसके बाद जब हम भूमंडलीकरण जिसकी तरफ सुधीर ने चर्चा की थी, उस भूमंडलीकरण में भी वो क्रिटिसिज्म हमें दिखाई देता है अलग अलग जगह। लेकिन पिछले 10 साल अनफॉर्चुनेटली, वो पिछले 10 साल जो हैं ऐसे हैं जिसमें आलोचना की आवाज खत्म कर दी गई है या उसे कम से कम दबाया जा रहा है। मेरा अपना विचार यह है कि आज सबसे बड़ा सवाल है कि कलाकारों को, फिल्मकारों को जो आजादी मिली हुई है फिल्में बनाने की, जो मिली हुई थी, जिसमें कि वो आलोचना कर सकते थे, जिसमें कि वो बता सकते थे कि लोगों के वास्तविक इच्छाएं क्या है, वास्तविक दुख क्या है, वास्तविक आकांक्षाएं क्या है, जिसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे और नहीं उठाए गए, वो भी सवाल है। लेकिन उसके बावजूद जो भी संभव हुआ, उन्होंने सुजाता बनाई, जबकि सुजाता से ज्यादा बेहतर दलित समर्थक फिल्में बन सकती थी, लेकिन अब बन रही है। लेकिन ये भी सही है कि बहुत सारी चीजें बनाई जाने से रोकी जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हिंदी सिनेमा को देखना है तो इस दृष्टि से हिंदी या हिंदुस्तानी सिनेमा को हम साउथ की, बंगाल की वगैरह सब फिल्मों की चर्चा कर सकते हैं। वो कहीं न कहीं हमारे इस राष्ट्र निर्माण में जो एक कलाकार की भूमिका होती है,
उस कलाकार की भूमिका को काफी हद तक पूरा करती रही है। साहित्य में जैसा होता है कि एक वहां पर जिम्मेदार जो साहित्यकार हैं वो ये सब काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, वो भी जरूरी होता है समाज में, कि ऐसे राइटर भी होते हैं जो केवल मनोरंजक लिखते हैं, जो केवल कवि सम्मेलनीय गीत लिखते हैं, जो हल्के फुल्के उपन्यास लिखते हैं, वो भी जरूरी होती है। तो ऐसी फिल्में भी बनती हैं। इतिहास में वो जीवित नहीं रहते, इतिहास में नया दौर जीवित रहती है, इतिहास में मुगले आजम जीवित रहती है, इतिहास में मदर इंडिया जीवित रहती है। और अगर ये पूरी परंपरा को देखें तो वही दरअसल महत्वपूर्ण है, प्यासा हो या कागज का फूल हो या और। तो ये सी रूप में मेरे ख्याल में इस सवाल को देखा जा सकता है या देखा जाना चाहिए। अमिताभ जी। शुक्रिया फरक साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी जी थी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। और मैं अजय जी एक बार फिर आपके पास आता हूँ, जहाँ फरक साहब ने बात को छोड़ा है कि आलोचना का जो एक कहना चाहिए भूमिका थी सिनेमा की, जिसको कि पहले फिल्मकार निभाते थे, उनको स्वतंत्रता भी थी, आज वो चीज नहीं दिख रही है, या कहना चाहिए कि उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी बंदिश या थोड़ा अंकुश दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि सिनेमा में कहीं उस तरह की प्रवृत्ति दिख रही है कि वो इस बंदिश को या अंकुश को चैलेंज करने की तरफ कुछ काम करता हुआ दिखाई दे? ऐसे फिल्मकार या ऐसी फिल्में आपको कहीं दिख रही हैं, हिंदी में या किसी अन्य भाषा में भी, अगर हम कह सके तो? अजय जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी, मुझे तो दिख रही है। ये ठीक है कि हिंदी में कम है, दक्षिण में ज्यादा है। मलयालम का सिनेमा हो, तमिल का सिनेमा हो, यहाँ तक कि कन्नड़ जैसे पॉपुलर, कन्नड़ कह रहे हैं, तेलुगु जैसे पॉपुलर मीडियम के सिनेमा में भी वो चीजें कभी कभी आ जाती हैं। एक सुगबुगाहट तो जरूर है, एक चेतना भी है अंदर में लोगों के कि हम क्या तरीके अपनाएं, किस तरीके से अपनी बातें कहें। वो तरीके खोज नहीं पाए हैं लोग, क्योंकि जो सिनेमा का पॉपुलर फॉर्मेट है, उस पॉपुलर फॉर्मेट में अपनी बात कहने के लिए अगर वे अफवाह जैसी फिल्म ले आते हैं, तो उसको दर्शक रिजेक्ट कर देता है, वो देख नहीं पाता, उस फॉर्मेट को समझ नहीं पाता है। तो ये एक चैलेंज है हमारे फिल्म मेकर्स के पास कि अपनी कहानियां कहने के लिए उनको कौन से रूप अपनाने पड़ेंगे, कौन सा क्राफ्ट उनको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर उसको वे साध लेते हैं, कोई तरीका अपना लेते हैं, तो शायद वे अपनी बात कह पाए। अंकुश है, जी अंकुश है और लगातार बना रहेगा, क्योंकि बहुत मजबूत हुआ है जो शासक है हमारा। अभी लगता है कि वो खंडित है, लेकिन ऐसा फिल्मों में अभी नहीं दिख रहा है कि फिल्मों में ऐसी कोई जी बात दिख के आ जाए और सामने आ जाए। तो ये असर है, ये दबाव है हमारे फिल्म मेकर्स के ऊपर। लेकिन फिल्म मेकर्स ऐसा नहीं है कि सब चुप हो गए हैं, सब खामोश हो गए हैं। लोग रास्ते तलाश रहे हैं और जल्दी ही उसका नतीजा भी दिखेगा। जी धन्यवाद, धन्यवाद अजय जी। मैं स्वेच्छा जी आपके पास आता हूँ। अजय जी ने क्राफ्ट का सवाल उठाया था, तो आप चूंकि उसके मतलब कहना चाहिए अप्लाइड पक्ष से जुड़ी हुई हैं, आप उस काम से भी संलग्न हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो लोग उस काम में जुड़े हुए हैं, उनके सामने किस तरह की चुनौतियां इस समय, ये तो हम राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में सिनेमा की भूमिकाओं को के बारे में बात करते हुए यहाँ आ पहुंचे हैं, आप वो चुनौतियां किस तरह से देखती हैं? संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। चुनौती ये है कि हमको थोड़ा क्रिएटिव होना ज्यादा पड़ेगा कि हम अपनी बात कहें, पर उसको इस ऐसे अंदाज में कहें कि वो सेंसर की कैंची से बच जाए। ठीक है, मतलब शिवा जी ने शाहरुख खान का नाम लिया, वो एक गाना गाता है कि अपनी छतरी तुमको दे दे, कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में भेजे तुमको चीज पुरानी। तो जो जो हमारी हिंदुस्तानियों की आदतें हैं, उसके ऊपर वो एक गाना है। तो ह्यूमर का इस्तेमाल किया गया। अभी एक गाना बहुत विवाद में था, वो ओ अंटा वाह वाह, जो पुष्पा का गाना है, जिसने पूरी तरीके से मेल गेज पे कमेंट्री है, लेकिन वो एक आइटम नंबर में मेल गेज पे, पेट्रियार्की पे कमेंट्री है, और वो पिक्चराइज एक आइटम नंबर की तरह हुआ है। तो एज फिल्म मेकर्स, एज क्रिएटिव पीपल,
हमें जो बात कहनी है कई बार उसकी पैकेजिंग ऐसी रखनी पड़ती है कि वो पैकेजिंग में जिसको बात सुननी है वो सुनेगा, और जिसको पैकेज पे ही ध्यान गया वो पैकेज पे ही ध्यान देता रहा। क्या ये इतना सही है, गलत है, ये ओनली टाइम विल टेल। बट डिसेंट का मीडियम अलग अलग होता रहेगा। अगर आप देखें आर्टिकल 15 एक थी जिसमें वो मजाक में पूछता है, अच्छा तुम मैं कौन हूँ, मतलब मुझे नहीं पता कि मेरी जात क्या है। और फिर वो बोलता है कि जात अपनी उसी को नहीं पता होगी जो बहुत प्रिविलेज से आया है, और इसीलिए वो बंदा ही बाहर से आया है, वो प्रोटैगनिस्ट ही बाहर से आया है, उसको कुछ नहीं पता है कि जात क्या है। तो वही कटाक्ष करने हैं, वही सवाल पूछने हैं, बार बार उन्हीं चीजों पे करना है। बट शायद अपनी लेखनी को थोड़ा और पैना करने की जरूरत है, और उसको एक ह्यूमर या उस कहते हैं ना, व्यंग बहुत ही सशक्त माध्यम है। वो टिप्पणी भी करता है, वो सोचने पे भी मजबूर करता है, पर वो बोर भी नहीं करता है। तो आई थिंक हमें लेखनी में इस चीज को और पैना करने की जरूरत है। ये क्राफ्ट वाइज मेरा ऑब्जर्वेशन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बहुत अच्छे सूत्र दिए। मुझे भी आप जब बात कर रही थी तो ए वतन मेरे वतन जो फिल्म अभी आई है वो याद आ रही थी कि कैसे वो उस दौर की कहानी को कहते हुए आज के दौर की प्रवृत्तियों को पकड़ती है। संजीत जी, आपके पास आऊंगा यही सवाल लेकर के कि ये जो चुनौतियां हैं, संक्षेप में मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि क्या आप जो है वो संकट देखते हैं और कैसे उससे निकला जाए, आपको क्या कुछ दिख रहा है? बहुत संक्षेप में। संकट के हिसाब से देखा जाए तो स्वेच्छा ने जो बात की अभी कि पैकेज और मैसेज की जो बात की, और मैं समझता हूँ क्योंकि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे इतना मालूम है कि जब तक फिल्म बनाने का प्रोसेस जो है, फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस है, जब तक वो महंगा रहेगा तब तक आप अपनी पूरी बात रख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको वो पैकेजिंग में देना पड़ेगा। जैसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि बिटर पिल विथ शुगर कोटिंग। लेकिन ये एक डेंजर की जो बात आप कह रहे थे कि ये एक डेंजर है कि शुगर कोटिंग कितना होना चाहिए वो बिटर पिल के लिए, कि कहीं सेल्फ डिफीटिंग ना हो जाए, कि शुगर कोटिंग इतना हम लोगों ने कर दिया कि उसमें जो मूल मैसेज है वो खो गया। अभी जैसे उन्होंने पुष्पा के गाने की बात की, मैं तो आजकल ज्यादा फिल्में देखता नहीं हूँ, आजकल की फिल्में मुझे जमती नहीं है, लेकिन फिर भी वो पुष्पा की जो गाने की बात की कि it is talking about male gaze, but at the same time it is promoting male gaze by creating an item number। तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि मेल गेज के खिलाफ आप बोल रहे हो या मेल गेज को एनकरेज कर रहे हो, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ लेडी, सो आई एम अनेबल टू मेक आउट एक्चुअली व्हाट मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए। ओनली लेडीज कैन से कि भैया ये अच्छी बात है या बुरी बात है। मुझे आपने जो प्रश्न पूछा कि डेंजर क्या है, संकट क्या है, तो संकट यही मुझे नजर आता है कि आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि हम जो कह रहे हैं वो सेल्फ डिफीटिंग ना बन जाए। और ये जो बिगिनिंग से हम लोग देख रहे हैं कि ये अच्छी बात है कि बड़े बड़े स्टार जैसे अक्षय कुमार हैं या रणबीर, जैसे रणबीर ने एक फिल्म बनाई अभी रिसेंटली, मेरे ख्याल से जयेश भाई जोरदार, जिसमें फीमेल इन्फेंटिसाइड की बात की थी। बट कभी कभी वो जो बिटर पिल है या जो मैसेज है वो इतना इतना सूक्ष्म हो जाता है कि इट इज कंप्लीटली लॉस्ट इन द फन एंड गेम्स ऑफ द मूवी। तो यही मेरा ख्याल है कि कैसे कैसे, बिकॉज उन दिनों में ऐसा नहीं था कि स्टार्स नहीं थे। जैसे मैंने कहा कि देव साहब की फिल्मों में हमने देखा है कि एक के बाद एक शराबी बहुत इम्पोर्टेंट टैकल किए, बट टैकल करते समय उन्होंने उसको शुगर कोटिंग काफी कर दिया। एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, स्वदेश की बात की और मेरे मित्र आशुतोष गोवारीकर ने फिल्म बनाई है, तब मैंने उनको कहा था, फिल्म जो पहली बार मैंने शो में देखा तो मैंने बोला एक अच्छी बात है कि एक विदेश में रहा वो आदमी शाहरुख खान जो नासा का साइंटिस्ट है, वो यहाँ आके कुछ कार्य करता है रूरल लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी लाने का कि उस विलेज में। लेकिन उसके पहले उसके दिमाग में ये बात होती है कि मैं इस देश का भ्रमण करूंगा, इस देश को जानूंगा, सोचूंगा। तो मुझे वो गांधी जी की याद आई, मैंने कहा कि बड़ा गांधीयन थॉट है
कि जब इंडिया में आए गांधी जी तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर इस देश की सेवा करनी है, इन लोगों की सेवा करनी है, तो मुझे देश जानना पड़ेगा, लोगों करीब से देखना पड़ेगा। और उन्होंने जो ऑल इंडिया का जो भ्रमण किया उसमें से तो मुझे लगा वो स्वदेश में थोड़ा सा वो इमिटेट हो गया इन अ वेरी माइनर लेवल। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। शिवा जी, आपके पास आता हूँ। बहुत संक्षेप में अगर आप इस विषय पर अपनी कोई टिप्पणी रखना चाहें तो आप हमें बताएं कि भाई क्या चीजें आप देख रही हैं और आगे क्या होना चाहिए, संक्षेप में। जी हाँ, एक तो मैं सबसे ज़रूरी बात ये कह रही हूँ कि मेरी नज़र में इस समय जो संकट सिनेमा के ऊपर है, उस पर भी हम लोग गौर करें कि ये जो अपने विषयों को लेकर के सिनेमा एक ख़ास दौर में चला गया है। एक ईज़ी मनी आया है, जो हमारे आज के प्रोड्यूसर्स के पास जहाँ से पैसा आ रहा है, वो बहुत ज़रूरी बात है देखने की। और जो लिखने काम करने वाले लोग आ रहे हैं सिनेमा में, वो भी जिस कल्चर से आ रहे हैं, उसके बाद एक बहुत बेमानी जॉनर भी तैयार हुआ है सिनेमा में को मैं हमेशा याद करती रहती हूँ। उसी आमिर खान की फिल्म है वो भी, और फरहान अख्तर ने अच्छी फिल्में भी करी हो ये भी। तो दिल चाहता है से ले करके ये जो फिल्में हैं आज के दौर की, RR है या एनिमल है या इस तरह की जो फिल्में हैं, जो एनिमल से तो मुझे ये सिर्फ ख्याल आता है कि आप वायलेंस को और वायलेंस के तरीकों को कि किस-किस तरह से वायलेंस हो सकता है, कितना ज़्यादा हो सकता है, उसको आप एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट कर पाए और वो हिट हो गई फ़िल्म। ये जो प्रवृत्ति है, इसकी तरफ देखने की ज़रूरत है। और भी ऐसी बहुत सी फ़िल्में हैं जिसमें वायलेंस नहीं है, लेकिन गाली-गलौज और ये सारी चीज़ें इस तरह की ओटीटी को भी शामिल करके बात करूँगी, ये एक चिंता भी पैदा करती है। तो यहाँ पर चलते-चलते बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन ये समाज को बनाने का जो ये बहुत बड़ा काम जाने-अनजाने में फ़िल्म इंडस्ट्री कर रही थी, वो अपने आप को सही रास्ते पे रखे, कहीं न कहीं उसकी आलोचना और क्रिटिक होता रहे इस बात को लेकर के, ये बहुत ज़रूरी है। जी। बहुत शुक्रिया। फारक साहब, आपकी टिप्पणी के साथ ही हम कार्यक्रम समाप्त करना चाहेंगे। आपकी संक्षेप में टिप्पणी, जो सारी बातें हैं उनको समेटते हुए, क्या आपको लगता है क्या अभी रास्ता क्या होना चाहिए? देखिए, जो सबसे जरूरी है वो तो मुझे ये लगता है कि फिल्म वालों को इस बात को समझना चाहिए कि फिल्मों की ताकत क्या है। पिछले 100 साल का इतिहास, खास तौर पर जब से फीचर फिल्में लोकप्रिय सिनेमा बना है और उसकी जो पहुंच है, उसकी ताकत को समझने की जरूरत है। वो मुझे लगता है कि वो खुद भी कई बार भूल जाते हैं, जबकि हिंदी सिनेमा का या भारतीय सिनेमा का इतिहास ये बताता है कि वो कितना प्रभावशाली माध्यम है। तो उस माध्यम की इस ताकत को समझने की जरूरत है। अगर इस ताकत की समझ को समझेंगे तो जिम्मेदारी भी समझेंगे कि उनकी जिम्मेदारी क्या है और किस तरह की फिल्में उन्हें बनानी चाहिए। और कोई भी जिम्मेदारी वाला काम है वो आसान नहीं होता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, सत्ता से भी करना पड़ता है, व्यवस्था से भी करना पड़ता है और अपने आप से भी करना पड़ता है और अपनों से भी करना पड़ता है। अगर ये संघर्ष नहीं करके, जैसा अभी शिवाजी ने कहा कि इजी मनी की तरफ भागेंगे, सिर्फ मुनाफे की तरफ भागेंगे, सिर्फ ये कि आसानी से हम फिल्म बना लें और बस हमें पैसे मिल जाए, तो वो फिर वो नहीं बात आ सकती जो कि हिंदी सिनेमा का या हिंदुस्तानी सिनेमा का इतिहास रहा। अगर इस बहुत शुक्रिया फारक साहब। आप करेंगे तो जी जी बेहतर फिल्में बनेंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस टिप्पणी के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत अच्छी बातचीत हुई है सिनेमा की भूमिका को लेकर के राष्ट्र निर्माण में, और सिनेमा के सामने क्या संकट है, कैसे उसको अपने रास्ते में क्या जो रुकावटें आ रही हैं उनको देखने की जरूरत है। और जो बात अभी आपने कही कि सिनेमा को ये देखने की जरूरत है कि उनको क्या जिम्मेदारी निभानी है, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है और आगे भी उस रोल को अगर वो करना चाहते हैं तो उनको कम से कम ये देखना है कि वो कैसे विषय चुनते हैं और किस तरह से वो एक आलोचनात्मक जो दृष्टि रही है उसको वो अपने मतलब प्रस्तुतियों में कैसे वापस लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस बातचीत के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बड़े सब्र के साथ इसको देखा सुना। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।